Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our 23rd lecture, and in this lecture we are going to study K-means algorithm. इसमें आज के लेक्चर की हेडलाइंस जो हैं वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि थोड़ा सा कि क्लस्टरिंग है क्या, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि एक सेकंड पैराडाइम हम अब स्टार्ट कर रहे हैं या उस पर बात शुरू कर रहे हैं, तो उसको हम पहले थोड़ा सा देख लेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट के मीन्स एल्गोरिदम। और ये अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप में से जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये वही चीज़ है जो उस वक्त भी मैंने आपको करवाई थी। तो अगेन इसे देखना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इस कोर्स के अंदर बड़ी लाजमी तौर पर ये पढ़ाया जाता है टॉपिक। और फिर हम इसके इनिशियलाइजेशन और के की वैल्यू चूज़ करने के हवाले से कुछ इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे चीज़ों को। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास लेबल्ड डेटा सेट होता है, यानी जो डेटा सेट हमारे पास होता है उसके जो डेटा सैम्पल्स हैं उनके अगेंस्ट एक आउटपुट कॉलम अवेलेबल होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि वो किस उस सैम्पल के अगेंस्ट एक आउटपुट क्या है। अगर वो एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पे क्लास मेंशन्ड होती है, और अगर वो एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पे कोई एक कंटिन्यूस वैल्यू जो दरअसल उस पर्टिकुलर सैम्पल के अगेंस्ट आउटपुट हमें दरअसल बता रही होती है, वो वहाँ पे मेंशन होती है। तो अब सुपरवाइज लर्निंग में तो आपके जो डेटा सैम्पल्स हैं, अगर ख़ास तौर से मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो चूँकि वो लेबल्ड होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लास के जो सैम्पल्स हैं उनको यहाँ पे आपने सर्कल्स की मदद से डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है जी। और जो एक दूसरी क्लास के सैम्पल्स हैं उनको आपने क्रॉस साइन के साथ डिनोट किया हुआ है, क्योंकि आप दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेटा सेट में से देखकर। बाकी यहाँ पे जो अजम्पशन हम ले रहे हैं वो है हमारे पास दो फीचर्स हैं, x1 और x2, ठीक है जी। अलबत्ता अगर आप इन जनरल आप इसको लिखते थे तो भी आपको याद होगा कि ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये अब आप या इसका मतलब होता था कि सैम्पल नंबर, ठीक है जी। और ये जो x है ये आपका सैम्पल वेक्टर है, ठीक है। और ये जो y है ये आपकी आउटपुट है उसी सैम्पल के अगेंस्ट जिस सैम्पल को आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये फर्स्ट सैम्पल और उसकी आउटपुट, ये आपका सेकंड सैम्पल और उसकी आउटपुट, थर्ड सैम्पल और उसकी आउटपुट, और आपके पास m नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हम एज्यूम करते थे कि डेटा सेट में होते हैं, तो m आउटपुट्स हर एक के अगेंस्ट एक आउटपुट आपके पास। और अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो फिर वो क्लास है आउटपुट, और अगर ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो वो जो आउटपुट होगी वो आपके पास एक कंटिन्यूस। अब हम अगर अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो इसके अंदर जो आपके पास ट्रेनिंग सेट है, अगर आप उसे देखें तो इसमें इनपुट सैम्पल्स तो मौजूद हैं। ये x जो है ये इनपुट सैम्पल है, मतलब इसमें अगर तीन फीचर्स हैं तो x1, x2, x3, और जो सुपरस्क्रिप्ट में 1, 2, 3 है ये सैम्पल नंबर है। तो अगर आप अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो उसमें इनपुट सैम्पल्स तो मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ अगर आप देखें तो वो y का पेयर नहीं है, यानी y के साथ ये पेयर नहीं बना रहे, यानी आउटपुट यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आउटपुट की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की होती हैं। और इसमें अगर आप देखें कि अगर इन डेटा पॉइंट्स को सपोज प्लॉट किया जाए तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर चूँकि कोई आउटपुट या लेबल कॉलम है नहीं, तो फिर सारे पॉइंट्स को हमने एक तरह का ही बना दिया है डेटा सेट को जब प्लॉट किया। लेकिन इसमें हमारा मकसद क्या होता है इसमें हम बेसिकली यूजुअली हम जो डेटा सैम्पल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ रिजेंबलेंस की बुनियाद पे ग्रुप करते हैं। हम कहते हैं कि जो एक जैसे सैम्पल्स हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल दें, और जो दूसरी किस्म के सैम्पल्स हैं उन्हें हम किसी दूसरे ग्रुप में डाल दें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 5 सैम्पल्स हैं ये स्पेस के अंदर एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक ग्रुप में होना चाहिए, या इनकी करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कहाँ से शो हो रही हैं? x1 और x2 से। x1 और x2 जो फीचर्स हैं दोनों, ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे इन 5 सैम्पल्स को, चूँकि ये एक दूसरे के करीब सिचुएटेड हैं, तो एक ग्रुप में होना चाहिए। और ये जो दूसरे 5 सैम्पल्स हैं
ये आपस में एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के 5 सैंपल से ये काफ़ी डिस्टेंट हैं, तो इनको एक दूसरे ग्रुप के अंदर इकट्ठा होना चाहिए। अब ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये डेटा सेट या प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि ये करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये x1 उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट को शो कर रहा है और x2 ऑब्जेक्ट की विड्थ को शो कर रहा है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि चौड़ाई और लंबाई के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसी हाइट और विड्थ रखते हैं वो एक ग्रुप में चले जाएं, और एक जो दूसरी तरह की हाइट और विड्थ एक जैसी रखते हैं वो एक दूसरे ग्रुप में चले जाएं। तो फिर आप यहाँ पे क्लस्टरिंग टेक्निक को यूज़ करके ये काम बखूबी कर सकते हैं। अगर आपको ये ख़ास तौर पे जो एल्गोरिदम हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर आपको पहले से अगर ये पता है कि कितनी तरह के या टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने बनाने हैं, तो फिर आप इजीली उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें सपोज़ पहले से इल्म है कि 2 ग्रुप बनेंगे, या फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ मरीज़ों का, पेशेंट्स का डेटा है, और आप चाह ये रहे हैं कि आपको इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप ये प्रेडिक्ट करें कि किसको कौन सी बीमारी है, इस पे कोई बहस नहीं है। अलबत्ता ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि जिन पेशेंट्स के सिम्टम्स एक जैसे हैं वो एक ग्रुप में चले जाएं, और आपको ये पता है कि 2 तरह के पेशेंट्स का डेटा है वो, और जिन पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी तरह के हैं वो एक दूसरे ग्रुप में चले जाएं। तो फिर आप उसके लिए 2 ग्रुप्स या 2 क्लस्टर्स बनाएंगे। और अगर आपके पास 3 तरह के पेशेंट्स हैं तो फिर आप, और पहले से आपके इल्म में है, तो फिर आप उसके लिए 3 क्लस्टर्स को फिक्स कर सकते हैं। तो बहरहाल अनसुपरवाइज लर्निंग में और सुपरवाइज लर्निंग में आप थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एप्लीकेशंस तो बेशुमार हैं, आप इसको थोड़ा सा अपने तौर पे एक्सप्लोर करें तो आपको बेशुमार एप्लीकेशंस नज़र आएंगी जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग भी यूज़ होती है, और ऐसी भी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे कि एक यहाँ पे क्लस्टरिंग का जो एप्लीकेशन एरिया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट की बुनियाद पे आपने उनके सेगमेंट्स बना दिए ताकि आप उन्हें टारगेट कर सकें अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए। ठीक है, उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसे हैं जो लेट्स से कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या इवन आपकी कोई कंपनी है और आप मूवीज़ फ़र्ज़ करें कि वो सुजेस्ट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा इंटरेस्ट के कोई एज ग्रुप एक चीज़ है कि एक फैक्टर है कि जी एक ख़ास एज ग्रुप के लोग जो हैं वो एक्शन मूवीज़ बड़े कह लें कि शौक़ से देखते हैं। एक ख़ास एज ग्रुप है जो गेम बेस्ड या कुछ इस तरह की चीज़ों को बड़े शौक़ से देखते हैं। एक ख़ास एज ग्रुप है, या और लेडीज़ का एक एज ग्रुप है जो कि मेकअप का सामान या उससे मुतल्लिका, इस तरह की आप इस तरह की आप डिवीज़न कर सकते हैं इंटरेस्ट की बुनियाद पे, और फिर उनको उससे मिलती जुलती चीज़ जो है वो आप सुजेस्ट करें या आप उनको एडवर्टाइज़ करें। इस तरह का काम फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करते हैं। सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती चीज़ है कि एनीवेज़ जहाँ भी आप समझें कि आप ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या फीचर्स की बुनियाद पे आपने अपने डेटा को ग्रुप करना है, और ताकि एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स रखने वाले जो सैम्पल्स हैं या डेटा पॉइंट्स हैं वो एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मैंने पेशेंट्स की एग्ज़ाम्पल दी, या ये आपके पास लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन वो बुक्स जो हैं वो ग्रुप्ड नहीं हैं। आप चाह रहे हैं कि कुछ फ़ोल्डर्स बन जाएं और एक फ़ील्ड की सारी ग्रुप बुक्स जो है ना ऑटोमेटिकली, बजाय इसके कि बुक पढ़ के या उसका टाइटल देख के एक्सप्लिसिटली ये काम किया जाए, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो उसे सारी की सारी बुक्स को डिफरेंट फ़ोल्डर्स में प्लेस कर दे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उनके रिजेंबलेंस की बुनियाद पे उन्हें डिफरेंट फ़ोल्डर्स में रख दें, और फिर आप उन फ़ोल्डर्स को नाम जो हैं वो खुद से असाइन कर दें, ताकि आपका वो मेजर जो हर्डल, मेजर एक कह लें कि टास्क है वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए। एनीवेज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर जहाँ पे आप क्लस्टरिंग वगैरह या अनसुपरवाइज लर्निंग की आपको ज़रूरत पड़ती है।
तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं जी वो है एक के मीन्स एल्गोरिदम। ऑलरेडी इसके ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं इसे तो नए सिरे से बिल्कुल ये एज्यूम करके पढ़ाऊँगा कि हमने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ। उसकी वजह यह है कि मशीन लर्निंग का हमारा जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स नहीं पढ़ा, तो उन्होंने तो इसको फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ना है। और आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है जिसने के मीन्स एल्गोरिदम पहले ना पढ़ा हो, तो लिहाजा हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से या उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हम इसे फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ओके, ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है जिसकी मदद से एक सिमुलेशन है या एक एग्ज़ाम्पल है जिसकी मदद से हम वर्किंग ऑफ के मीन्स एल्गोरिदम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास जो डेटा सेट है उसमें दो फीचर्स इन्वॉल्व हैं, x1 और x2, और जब उस डेटा सेट को प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरह से वो डेटा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये के मीन्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। के मीन्स एल्गोरिदम जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, जैसे के एन एन एल्गोरिदम था, के नियरेस्ट नेबरहुड वाला जो एक अपने एल्गोरिदम पढ़ा था जिसे हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे भी जो के का किरदार है वो बेसिकली कुछ उससे थोड़ा सा, वहाँ पे हम देखते थे कि के नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर्स में से डिसाइड करना होता था, और यहाँ पे हम के क्लस्टर्स बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे के डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स या नंबर ऑफ़ ग्रुप्स को जो कि हम बनाना चाह रहे हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे पहले आपको एज्यूम करना पड़ता है, इसकी रिक्वायरमेंट है इस एल्गोरिदम की कि के की वैल्यू आपको पहले से फाइंड करनी पड़ती है या के की वैल्यू आपको पहले से बतानी होती है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे के की वैल्यू फ़िक्स कर देता हूँ 2। तो अब के की टू फिक्स करने से मुराद ये है कि मैं दो क्लस्टर्स बनाना चाह रहा हूँ। अब दो क्लस्टर्स बनाने के लिए मुझे एक कह लें कि स्पेस के अंदर दोनों क्लस्टर्स के सेंटर्स, यानी दो ग्रुप्स जो बनाना चाह रहा हूँ उनके सेंटर्स या सेंट्रॉइड्स भी उन्हें हम कहते हैं, उनको मुझे रैंडमली इनिशियलाइज़ करना होगा। तरीके कई हैं इस काम को करने के। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं डेटा पॉइंट्स में से मैं कोई से दो रैंडमली सिलेक्ट करूं, एक को कह दूं कि ये क्लस्टर 1 का सेंटर है और एक को कह दूं वो क्लस्टर 2 का सेंटर है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं रैंडमली दो पॉइंट जनरेट करूं इस स्पेस में जिसकी रेंज क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि x1 एक्सिस की रेंज है -6 से लेके 8 तक, या ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और x2 एक्सिस जो है उसकी रेंज है -5 से लेके 5 तक। तो इस रेंज में मैं दो रैंडमली दो नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। और भी कई तरीके हैं इन सेंट्रॉइड्स को इनिशियलाइज़ करने के। तो लेट्स से कि मैं दो रैंडमली जो सेंट्रॉइड्स हैं उन्हें जनरेट करता हूँ। तो ये मैंने दो सेंटर्स, दो पॉइंट्स सम स्पेस में जनरेट किए। एक को मैंने कह दिया कि जी सेंटर 1 है और एक को मैंने कह दिया कि ये सेंटर 2 है। अब यानी कि मैं दो क्लस्टर्स अब बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये दो पॉइंट्स जनरेट कर दिए। अब जी अगला जो टास्क है, अगला जो काम है वो ये है कि तमाम डेटा पॉइंट्स का दोनों के साथ फासला निकालना। जैसे के नियरेस्ट नेबरहुड में भी आप करते थे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लें, मैनहट्टन यूज़ कर लें। तो अब आपने एक डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए आपने तमाम डेटा पॉइंट्स का इन दोनों सेंटर्स से फासला निकालना है, और जो डेटा पॉइंट जिस सेंटर के ज़्यादा करीब है आपने ये उसे एसोसिएट कर देना है उस सेंटर के साथ कि भाई ये इस क्लस्टर का हिस्सा होगा। फ़र्ज़ करें मैंने वो जब वो सारा वो डिस्टेंस निकाले तो कुछ इस तरह से एसोसिएट हो गए ये डेटा पॉइंट्स इन सेंटर्स के साथ कि जो रेड कलर में आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये रेड सेंटर के ज़्यादा करीब हैं, और जो ब्लू कलर में आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये ब्लू सेंटर के ज़्यादा करीब हैं। तो लिहाजा अब इसमें हमने किया ये कि जो रेड पॉइंट्स हैं उनको रेड क्लस्टर में डाल दिया, और जो ब्लू पॉइंट्स जिनको ब्लू में शो किया गया इनको कह दिया कि ये सेकंड क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स हैं। अब ये एक आपने स्टेप परफॉर्म किया, यानी इस एल्गोरिदम में बेसिकली दो स्टेप्स हैं। जो आपने पहले इनिशियलाइज़ किया था सेंटर्स को वो तो लूप के बाहर हो गया। अब आगे एक लूप स्टार्ट होगी
और उस लूप में हर बार 2 स्टेप परफॉर्म हुआ करेंगे। पहले उन डेटा पॉइंट्स के साथ तमाम पॉइंट्स का फासला लेके, सेंटर्स के साथ फासला निकाल के, और हर डेटा पॉइंट को करीबी सेंटर के साथ एसोसिएट कर देना। और दूसरा काम जो आपको करना होगा कि अब आप अगर गौर से देखें तो फ़र्ज़ करें ये रेड जो डेटा पॉइंट है, ये वाला सेंटर जो है, ये एग्जैक्टली सेंटर नहीं है अपने इन रेड पॉइंट्स का। ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आ रहा अगर आप इसका सेंटर निकालें इन रेड पॉइंट्स का। और इस तरह से जो ब्लू है, ये भी ब्लू पॉइंट्स का एग्जैक्ट सेंटर नहीं है। तो अब करना क्या होगा, अब मुझे इन तमाम रेड पॉइंट्स को आपस में इनका मीन निकालना होगा, इनकी एवरेज निकालनी होगी, जो दरअसल न्यू सेंटर वैल्यू होगी फॉर दिस रेड सेंटर। और इसी तरह से ब्लू क्लस्टर को क्लस्टर को बिलोंग करने वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं, इनका भी सेंटर निकालने के लिए मुझे इनकी एवरेज लेनी होगी, और जो एवरेज आएगी वो न्यू सेंटर होगा फॉर दिस एक्स डेटा पॉइंट। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हम ये अगर करें तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये आप देखें कि जो डेटा पॉइंट्स हैं ये थोड़े से अपनी जगह चेंज करेंगे और एक न्यू पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब जब आपने ये सेंटर्स फाइंड किए तो जो रेड पॉइंट्स का सेंटर है, अब जहाँ पे इस वक्त रेड सेंटर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इन रेड पॉइंट्स का सेंटर है। और जो ब्लू पॉइंट्स का सेंटर है या एवरेज है या मीन है, वो इस वक्त आपको न्यू शिफ्टेड पोजीशन जो नज़र आ रही है क्रॉस की ब्लू कलर के, ये न्यू सेंटर है अब ब्लू पॉइंट्स के उस सेंटर का या क्लस्टर के उस सेंट्रॉइड का। अब जैसे ही इन सेंटर्स ने अपनी जगह चेंज की तो अब एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। मतलब अब आपने पहले पॉइंट्स को सेंटर्स के साथ एसोसिएट किया और फिर उन्हीं पॉइंट्स जो एसोसिएट हुए हैं उनकी एवरेज के साथ सेंटर्स अपडेट कर दिए। अब जैसे ही आपने ये काम किया तो अब आप देखेंगे कि अब हमें रीकम्प्यूट करने की ज़रूरत है इस बात को कि अब कौन कौन सा पॉइंट्स किस किस सेंटर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये अपनी एसोसिएशन अब चेंज करेंगे। तो ये काम करने के लिए अब अगली आइट्रेशन चलानी होगी इस एल्गोरिदम की। तो जब आप इस एल्गोरिदम की नेक्स्ट आइट्रेशन चलाएंगे, उसमें फिर पहला फेज़ यही है कि अब तमाम नए सिरे से सारे पॉइंट्स का दोनों सेंटर्स के साथ फासला निकालें, और जो जो डेटा पॉइंट जिस सेंटर के ज़्यादा करीब है उस डेटा पॉइंट को उस सेंटर के साथ एसोसिएट कर दें। और अब आप देखेंगे कि थोड़े बहुत पॉइंट्स अपने कलर चेंज कर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिर्फ इस रेड पॉइंट की बात करूं, इसकी बात करूं, तो अब देखकर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब इस ब्लू सेंटर के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू दिस सेंटर, जो कि हमें वाज़े नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली इस रेड डॉट को या इस रेड सैंपल को अब ब्लू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू कलर को या ब्लू सेंटर को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगली आइट्रेशन में, यानी इसके अगली आइट्रेशन के फर्स्ट फेज़ में, जब आपने नए सिरे से एसोसिएशंस कंप्यूट की तो क्या होगा, लेट्स सी। तो ये आप देखिए, तो अब आप देखें कि अब डिस्टेंस की बुनियाद पर काफ़ी सारे इसमें से रेड वाले जो पॉइंट थे वो ब्लू में चेंज हो गए। और ये अभी भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक ऐसी विसिनिटी में हैं जहाँ पे शायद इन्हें ब्लू होना चाहिए। तो अलबत्ता अब आपको करना क्या है, अब आपको दोबारा से रीकम्प्यूट करना है इन सेंटर्स की अपडेटेड पोजीशंस को। तो अब आपके पास जो रेड पॉइंट्स हैं, अगेन इनकी एवरेज निकालें और उधर मूव कर दें इस रेड सेंटर को, और जो ब्लू पॉइंट्स हैं इनकी एवरेज निकालें और उधर मूव कर दें इस ब्लू सेंटर को। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि न्यू अपडेटेड पोजीशंस आ गई दोनों सेंटर्स की, कि जो रेड है वो और ऊपर शिफ्ट हो गया, जो ब्लू है वो और नीचे शिफ्ट हो गया। अब एक आइट्रेशन अगेन कंप्लीट हो गई। अब फिर से अगली आइट्रेशन चलेगी, फिर से एसोसिएशंस कंप्यूट होंगी और उसके मुताबिक सेंटर्स अपडेट होंगे। और इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि सेंटर्स मज़ीद अपडेट होना बंद नहीं हो जाते। यानी जैसे ही एक ऐसी आइट्रेशन पर आप पहुँचें कि जिसके बाद आपने एसोसिएशंस कंप्यूट की
तो फिर किसी ने भी कोई भी डेटा पॉइंट जो है उसने अपनी एसोसिएशन चेंज नहीं की, तो इसका मतलब है कि अब आप दोबारा से जब अपडेट करने की कोशिश करेंगे सेंटर्स को, तो वो सेंटर्स उधर ही रहेंगे, वो अपडेट नहीं होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर से ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो अब ये रेड वाले सेंटर से काफ़ी दूर हो चुके हैं, और असूलन इन्हें शायद अब इस सेंटर के साथ एसोसिएट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं जी एक आइट्रेशन और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आप देखें कि जो इधर कुछ ब्लू पॉइंट्स थे वो भी रेड हो गए हैं, क्योंकि वो अब रेड सेंटर के ज़्यादा करीब हैं, और इधर जो कुछ रेड पॉइंट्स थे वो भी वो ब्लू हो गए हैं, क्योंकि वो ब्लू सेंटर के ज़्यादा करीब थे। तो लिहाजा यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन अब इस तीसरी आइट्रेशन का सेकंड फेज़ रहता है कि अब नए सिरे से रीकम्प्यूट करना है हमें सेंटर्स को। तो वो करने से अभी हम देखते हैं कि न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर्स क्या बनती है। तो ये हमारे पास न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर्स आ गई। एक आइट्रेशन और चलानी है और उसमें देखना है कि क्या एसोसिएशंस चेंज होती हैं या कि नहीं। इस मतलब को जो रेड पॉइंट्स हैं वो रेड ही रहें और ब्लू ही रहें, एक भी ब्लू रेड में ना जाए, एक भी रेड ब्लू में ना आए, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एल्गोरिदम कन्वर्ज कर चुका है, क्योंकि सेंटर्स अब मज़ीद अपनी पोजीशन चेंज करना छोड़ देंगे। लेट्स सी कि अगली आइट्रेशन के अंदर क्या होता है। तो ये मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन रन की तो उसमें कोई एसोसिएशन चेंज नहीं हुई किसी भी डेटा पॉइंट की। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं, और जिसने जिसको बिलोंग करना था वो उसको बिलोंग कर चुका है। लिहाजा इस एल्गोरिदम को हम वहाँ पे कहेंगे कि ये हम स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज हो चुका है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप जो है उसके अंदर हम पहले ये कंप्यूट करते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो डिस्टेंस निकाल के हम एसोसिएट करते हैं विद सेंटर्स, और फिर उन्हीं एसोसिएटेड डेटा पॉइंट्स की बुनियाद पर सेंटर्स को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका एल्गोरिदम देखें तो इस एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास 4 आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जी इस एल्गोरिदम के। और पहला तो वही इनिशियलाइजेशन का स्टेप है कि इनिशियलाइज के रैंडम डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा सेट टू रिप्रेजेंट द इनिशियल सेंटर्स ऑफ द के पार्टीशंस। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर मेरे पास 2 सेंटर्स, जैसे कि पिछली एग्जांपल को ही लेके चले, तो मैं एक सेंटर को कह देता हूँ C1 और एक को मैं कह देता हूँ C2। तो जो C1 है इसको मैं कह देता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, आपको याद है मैंने बताया था कि -6 से लेके शायद 5 तक की रेंज थी x1 की, और -5 से 5 तक की रेंज थी शायद x2 की। तो इस रेंज के अंदर आपने इनिशियलाइज़ करना है दोनों सेंटर्स को। तो अगर मैं सेंटर 1 को कहूँ तो सपोज़ वो मेरे पास आ गया 2,3। इस तरह से ये रैंडमली इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम। और इसी तरह से अगर मैं सेंटर 2 की बात करूँ तो सपोज़ ये मेरे पास आ गया -3,4। तो लिहाजा ये 2 आपने रैंडमली आपने जो सेंटर्स हैं उनको इनिशियलाइज़ किया। तो ये रैंडम इनिशियलाइजेशन जो है ये आप मैटलैब से बखूबी कर सकते हैं। अगला स्टेप जो है वो है कैलकुलेट दी ग्रुप मेंबरशिप। अब कैलकुलेट दी ग्रुप मेंबरशिप का वही मतलब है कि आप एसोसिएट करें कि कौन सा डेटा पॉइंट जो है वो किस पर्टिकुलर सेंटर को बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे x1 और x2 कुछ मैं यहाँ पे डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ सपोज़, क्योंकि इसमें आउटपुट कॉलम तो होता नहीं है। तो एक मैं कह देता हूँ, सपोज़ मैं कह देता हूँ 1 2, एक मैं कह देता हूँ जी 4 -1, एक मैं कह देता हूँ 3 5। तो ये मेरे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, जो बेसिकली एक लूप का हिस्सा है। लूप का हिस्सा कहाँ से नज़र आ रहा है, ये अगर आप 4th नंबर पॉइंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि रिपीट स्टेप 2 एंड 3 अनटिल कन्वर्ज टू स्टेबल वैल्यूज़। मतलब जब तक ये कन्वर्ज नहीं हो जाता 2 और 3 स्टेप को रिपीट करते रहें। तो इस वजह से ये लूप का पार्ट है। तो अब आपने देखना ये है कि जो मेरे पास 3 डेटा सैम्पल्स हैं, ये किस सेंटर, इनमें से कौन सा जो है वो किस सेंटर को बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए अब आपको डिस्टेंस निकालना होगा। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं अगर
डेटा पॉइंट 1 का डिस्टेंस निकालता हूँ अपने सेंटर 1 के साथ, तो वो मेरे पास क्या आता है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी फर्स्ट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ D फॉर डिस्टेंस, ये मैं डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में मैं सेंटर का नंबर मेंशन करूँगा और नीचे सबस्क्रिप्ट में मैं सैंपल का नंबर मेंशन करूँगा। यानी ये सैंपल नंबर 1 है, ठीक है जी, ये सैंपल नंबर 2 है और ये सैंपल नंबर 3 है। ये इनकी नंबरिंग कर दी मैंने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सैंपल नंबर 1 का सेंटर नंबर 1 से डिस्टेंस, और फिर दूसरा मैं ले लेता हूँ कि सैंपल नंबर 1 का मेरे पास यहाँ पे सेंटर 2 से डिस्टेंस, बल्कि 1 क्या आई लिख देता हूँ यहाँ पे। आई यानी जब फर्स्ट सैंपल होगा तो फिर उसका डिस्टेंस आ जाएगा, सेकंड सैंपल होगा तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा, थर्ड सैंपल होगा तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़र्स्ट सैंपल लेता हूँ तो ये इसकी वैल्यू है 1,2 और फर्स्ट सेंटर को अगर मैं देखूँ तो वो है 2,3। तो अगर ये डिस्टेंस आपने निकालना हो, यानी अगर आपने ये डिस्टेंस निकालना हो कि सैंपल 1 का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। और मैनहट्टन यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि जी मेरे पास ये आ जाएगा 1, यानी कि सैंपल का x1 माइनस सेंटर 1 का x1, 1 माइनस 2 आ गया, प्लस फिर सेंटर जो सैंपल 1 है उसका x2 यानी कि वो 2 है, माइनस जो मेरे पास सेंटर 2 है सॉरी सेंटर 1 है उसका जो x2 है वो 3 है, तो 2 माइनस 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस अगेन ये भी 1, क्योंकि एब्सोल्यूट ले रहे हैं ना हम, तो ये 1 1 आएगा, तो ये आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये डिस्टेंस 2 आ रहा है। इसी तरह से सेंटर 1 से सेंटर 2 से पॉइंट 1 का डिस्टेंस आपने निकालना है। तो अब पॉइंट 1 जो है उसमें x1 1 है, तो जो हमारे पास सेंटर 1 है उसमें x1 माइनस 3 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस फिर हमारे पास पॉइंट 1 के अंदर जो x2 है वो 2 है, और हमारे पास जो सेंटर 2 है उसके अंदर x2 जो है वो 4 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 का मॉड, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2, तो ये हमारे पास बनेगा जी 6। तो ये डिस्टेंस आ गया 6। और ये बेसिकली यही यहाँ पे ये जो अगर आप फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि आप एक्स टी माइनस एम जे, यानी कि एम कहा जा रहा है सेंटर को, ठीक है, तो इन मैं सी कह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एम कह रहा है। तो ये आपने डिस्टेंसेस निकाल लिए तमाम सेंटर्स के साथ, जे सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसके साथ डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है वो आपने यानी वहाँ पे बेसिकली आपने चूज़ करना है उसको। तो उसके मुताबिक ये जो एक आपको नोटेशन नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये बता रहे हैं, इसे इंडिकेटर वेक्टर हम कहेंगे, कि ये हमें बताएगा कि कौन सा सैंपल जो है वो किस पर्टिकुलर सेंटर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसे लिखूँगा बी, ये आ जाएगा इधर आई, तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, और दूसरा मैं ले लेता हूँ कि जी आई सैंपल जो है वो 2 को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो ये इनकी वैल्यू 1 0 होगी। तो अगर हम देखें कि फ़र्स्ट सैंपल का डिस्टेंस जो है वो सेंटर 1 से ज़्यादा कम है या कि सेंटर 2 से, तो सेंटर 1 से ज़्यादा कम है क्योंकि 2 इज़ स्मॉलर दैन 6, तो लिहाजा मैं इसके नीचे इंडिकेटर 1 कर दूंगा और इसके नीचे इंडिकेटर कर दूंगा 0, और ये रिकॉर्ड करने के लिए कि ये सैंपल जो है ये बिलोंग कर रहा है सेंटर 1 को। इसी तरह से आप दूसरे सैंपल का जो डिस्टेंस है वो भी इन सेंटर्स से निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वैसे ही इसे डायरेक्टली निकालने लगा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बाद में आप बेशक इसे क्रॉस चेक कर लें। तो ये 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस -1 -3
तो ये -4 है, एब्सोल्यूट इसका 4 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4 + 2, तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा जी हमारे पास 6। ठीक है, पहले सेंटर से। दूसरे सेंटर से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो 4 माइनस -3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7, और -1 -4, तो ये -5 हो जाता है। इसका एब्सोल्यूट लें तो 5, 7 + 5 ये होगा 12। तो अगेन सेंटर 1 के ज़्यादा करीब है ये वाला सैंपल भी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट जो है वो तीसरे डेटा पॉइंट का भी डिस्टेंस निकाल लें, तो 3 - 2 1 + 5 - 3 2, तो 1 + 2 ये 3 है, और 3 - 3 तो ये 6 हो जाएगा, + 5 - 4 तो ये 1, तो ये 7 है। तो अनलकीली हमने जितने पॉइंट्स लिए हैं ये सारे फर्स्ट सेंटर के ज़्यादा क्लोज हैं, तो इस वजह से ये सारे इसको असाइन हो गए। तो अदरवाइज़ कुछ ऐसा भी हो सकता था कि जो हम इनिशलाइज़ करते जो अपने डेटा पॉइंट्स को सेंटर्स के लिए तो कुछ 1 को बिलोंग करने लग जाते, कुछ 2 को बिलोंग करने लग जाते। तो बहरहाल यूँ आप ये कंप्यूट करके रख लेंगे। मैं ऐसे ही फ़िलहाल फ़र्ज़ कर लेता हूँ अब कि कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जो कि लेट से कि कुछ दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मेरे पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक और डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट नंबर 4, जो भी कुछ है मैं उसको नहीं फ़िलहाल लिख रहा हूँ, और मैं कह देता हूँ कि वो बिलोंग कर रहा है इस सैंपल को। ठीक है जी। तो इसी तरह से कोई और भी अगर हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन यूँ करेंगे। ये स्टेप है सेकंड, जिसमें एसोसिएशंस कंप्यूट की, और ये जो BIT है ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि इसमें थोड़ा सा नोटेशन उलट हो गई है जी। इसमें आपने अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि मैं ये जो स्लाइड के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें ये जो T है ये सैंपल नंबर है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये सैंपल नंबर है, और ये जो नीचे आई है ये क्लस्टर नंबर है। मैंने इधर जो कर दिया है थोड़ा सा, मैंने ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है वो उसको कह दिया है कि वो क्लस्टर नंबर है, और ये जो नीचे आई है इसको मैं सैंपल नंबर कह रहा हूँ। तो ये एक थोड़ा सा कहने के उलट हो गया। तो आप बेशक स्लाइड वाली नोटेशन फॉलो कर लें, आई डोंट माइंड, या ये वाली कर लें, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जितने सेंटर्स हैं उतने यहाँ पे इंडिकेटर वेक्टर के कॉलम्स होंगे। ठीक है, और बेशक सुपरस्क्रिप्ट में आप क्लस्टर नंबर लिखें और सबस्क्रिप्ट में आप सैंपल नंबर लिखें या उसके उलट कर लें। तो ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये इंडिकेटर वेक्टर जो है बेसिकली जब भी 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि यानी अगर फ़र्ज़ करें BIT = 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि टीएथ सैंपल ith क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है, और अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि टीएथ सैंपल जो है वो ith क्लस्टर को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका बेसिकली मतलब ये है। तो ये 1 तभी होगा जब XT यानी टीएथ सैंपल का और ith क्लस्टर का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा तमाम उस टीएथ सैंपल का जो डिस्टेंस है तमाम क्लस्टर से के सेंटर से, उनमें से जब मिनिमम होगा तब ये 1 होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये क्या है, ये मैनहट्टन डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ है, ये मैनहट्टन डिस्टेंस है, कि अगर डिस्टेंस जो है टीएथ सैंपल का ith क्लस्टर से वो बराबर है टीएथ सैंपल का हर जेथ क्लस्टर के डिस्टेंस में से जो मिनिमम डिस्टेंस है उसके, तो आप कहेंगे कि ये उस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज 0। अब आपने सेकंड स्टेप जो है हर इटरेशन का जो परफॉर्म करना है वो यहाँ पे नीचे गिवन है कि जी अपडेट करने हैं आपने अब सेंट्रॉइड्स, वो जो सेंटर्स हैं उनको अब आपने अपडेट करना है। तो सेंट्रॉइड्स अपडेट करने के लिए अब आपकी यानी ये न्यू वैल्यू ऑफ सेंटर आई किस तरह कंप्यूट होगा कि वो तमाम डेटा पॉइंट्स जिन डेटा पॉइंट्स के लिए ये इंडिकेटर वेक्टर जो है उस क्लस्टर का वो 1 हो, उनको आप जमा करके टोटल नंबर ऑफ़ दोज डेटा पॉइंट्स के साथ डिवाइड कर दें, यानी एवरेज निकाल लें। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इस डेटा सेट की बात करता हूँ तो मैं अगर इसमें 4 डेटा पॉइंट्स ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा डेटा पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ जो सेकंड को बिलोंग करे। फ़र्ज़ करें मैं वो कह देता हूँ कि ये -2 है और ये जनाब 3 है।
तो ये अगर आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये पहले सेंटर से डिस्टेंस आएगा -2 4, तो 3 - 3 0, इसका आएगा 4, और दूसरे का आएगा -2 -3, तो वो +3 हो जाएगा, तो 1 +3 -4, तो 1, ये 2 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 इज़ लेसर देन 4, तो इस वजह से ये सेकंड क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। तो ये एक डेटा पॉइंट हो सकता है। एनीवेज, अब आपने क्या करना है कि वो डेटा पॉइंट्स जो पहले क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं उनको आपने जमा कर लेना है। बेसिकली उनके, या यूँ कह लें कि उनको उनके इंडिकेटर वेक्टर्स की वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे के जमा कर लेना है। ये फार्मूला ये बता रहा है जो न्यूमरेटर में लिखा है, कि इससे क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें पहला डेटा पॉइंट है 1,2, यानी अब हम अपडेट किसको कर रहे हैं, मैं सपोज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ M1, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर उसको क्या कह रहा हूँ, मैं उसे C1 कह रहा हूँ जी, यानी अपने सेंटर 1 को अपडेट करना चाह रहे हैं। अगर इसे अपडेट करना है आपने, तो यहाँ पे ये है कि उसके मुतालिका जो इंडिकेटर वेक्टर है उसके साथ डेटा पॉइंट को ज़रब दे के जमा कर दें। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि सेंटर 1 की बात हो रही है, तो ये वाले इंडिकेटर वेक्टर, यानी पहला जो कॉलम है इंडिकेटर वेक्टर का, उसको आप लेंगे। तो पहला सैंपल क्या है 1,2, 1,2, तो इसको इसके इंडिकेटर वेक्टर से ज़रब देंगे, तो ये आ जाएगा 1 × 1,2, ये आ गया, प्लस फिर अगला सैंपल जो है उसको भी उसके इंडिकेटर वेक्टर से ज़रब देंगे, तो ये आ जाएगा इंडिकेटर वेक्टर उसके लिए भी क्या है 1, सैंपल क्या है 4, -1, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 4, -1। ठीक हो गया जी। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ लिख रहा हूँ, आगे स्पेस नहीं है। तीसरा सैंपल जो है वो भी, उसका भी इंडिकेटर 1 है, तो यहाँ आ जाएगा +1 × 3, 5, प्लस, और आखिरी क्या है उसका इंडिकेटर आप देखें यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा 0 × डेटा पॉइंट क्या है -2, -2, तो दूसरे लफ्ज़ों में जिनके साथ 1 है, 1 से ज़रब देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 से ज़रब देने से वो वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में वो वाले डेटा सैंपल सारे जमा कर लें जिन डेटा सैंपल्स के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटर का इंडिकेटर वेक्टर 1 है, और जिनके लिए 0 है उनको आप जमा ना करें। तो उनको आपने डिवाइड किससे कर दिया, डिवाइड कर दिया जितने, ये देखें ये जो डिनोमिनेटर है इसको देखें ज़रा फॉर्मूला में, कि तमाम इंडिकेटर वेक्टर्स को उस सेंटर के लिए जो हैं उनको जमा कर दे। तो ऑब्वियसली जो ज़ीरो है वो उसमें जमा होकर कोई इम्पेक्ट नहीं करेगा, तो लिहाजा सिर्फ वही उतनी वो जवाब आएगा जितने उसमें 1 है। तो अगर फर्स्ट सेंटर का इंडिकेटर वेक्टर देखें तो उसमें 3 1s हैं, 1 0 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एवरेज आ जाएगी ना, ऊपर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। अब आप डेटा पॉइंट्स को जब जमा करना है तो ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिए कि जो x1 कंपोनेंट है वो x1 में जमा होगा और x2 कंपोनेंट x2 में जमा होगा। यानी अगर मैं x1 कंपोनेंट देखूं तो पहले का 1 है, दूसरे का 4 है, और तीसरे का 3 है, तो 1 + 4 5, 5 + 3 8, तो मेरे पास इधर आ जाएगा 8, दूसरा कंपोनेंट अब क्या है 2 + -1 + 5, तो ये आ जाएगा 2 + -1 करने से, यानी उसमें से -1 करके तो आंसर 1 रह जाएगा, तो 1 + 5 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आप इसे जब डिवाइड करेंगे, तो जब 8 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 2.66 करके कुछ आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप सेकंड 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 2, यानी दो से डिवाइड करने से आ जाएगा 2। तो ये अपडेटेड वैल्यू होगी किसकी, इस सेंटर 1 की, जो पहले 2,3 था अब 2.666,2 हो गया। इसी तरह से यही अमल दोहराएंगे आप सेकंड सेंट्रॉयड, या अगर और भी एक से ज़्यादा सेंट्रॉयड्स हैं तो उनको अपडेट करने के लिए।
और ये रिपीट होगा, ये एक आइट्रेशन यहाँ कंप्लीट होगी। फिर अगली आइट्रेशन में दोबारा से नए सिरे से ये आप डिस्टेंसेस कंप्यूट करके आप उनका इंडिकेटर वेक्टर्स कंप्यूट करेंगे और फिर उसके बाद आप उनके सेंटर्स को अपडेट करेंगे। और वो दो आइट्रेशंस जिनके अंदर सेंटर सेम रहें, मतलब अपडेट ना हो, वो कह लें कि इंडिकेशन होगी इस बात की कि वहाँ पे आप इस प्रोसेस को। अब एक छोटी सी एम्पिरिकल स्टडी, मतलब एक किसी ने एक कह लें कि इस पे एक केस स्टडी बना के तो उसके रिजल्ट्स शेयर किए हुए हैं, तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, जब उन्हें प्लॉट किया गया तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं और आपने इसमें 4 सेंटर्स बनाए रैंडमली। एक सेंटर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, एक सेंटर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, एक सेंटर आपको यहाँ नज़र आ रहा है और एक सेंटर आपने जो इनिशियलाइज़ किया वो यहाँ बना है। और आपने जब डेटा पॉइंट्स के की नियरेस्ट सेंटर्स निकाले तो फ़र्ज़ करें कि ये जो डेटा सेंटर, ये जो सेंटरॉइड है, इसके साथ जो पॉइंट्स नियरेस्ट हैं उनको ये वॉयलेट कलर के साथ प्लॉट किया गया है। जो डेटा पॉइंट्स इस सेंटर के ज़्यादा करीब हैं इस उनको ग्रीन कलर के साथ प्लॉट किया गया है। जो इस सेंटर के साथ ज़्यादा करीब हैं इनको इस थोड़ा सा ऑरेंज या येलो कलर के साथ प्लॉट किया गया है। और जो ये फोर्थ सेंटर है जो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो ओरिजिन पर कह लें कि इनिशियलाइज़ हुआ, उसके साथ कोई भी एसोसिएटेड नहीं है, तो इनिशियली ये आपके पास पोज स्टेटस है आपके उस डेटा पॉइंट्स का। अब इस पर आइट्रेशंस रन होंगी और देखेंगे कि ये कैसे ऑटोमेटिकली डेटा सेंटर्स जो हैं वो अपनी जगह चेंज करेंगे और डेटा पॉइंट्स उनके साथ अपनी एसोसिएशन उस हिसाब से चेंज करते रहेंगे। ठीक है जी। ये जैसे मैं ये अपडेट हुआ, सेंटर्स का अपडेट किया गया कि जो जो पॉइंट्स उनको एसोसिएटेड थे उनके साथ अपडेट किया गया जब, तो अब आप देखें न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर्स क्या बनी है कि ये वो पहला सेंटर जो है वो यहाँ आ चुका है, पहले शायद यहाँ पे कहीं करके था। ये जो सेंटर है यहाँ आ चुका है, ये पहले इधर नीचे यहाँ पे कहीं करके था। ये जो सेंटर है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये पहले कहीं यहाँ पे था। और ये जो सेंटर है चूँकि इसको कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा था तो ये अभी भी उधर ही है। लेकिन एक चीज़ जो हुई है कि इस सेंटर के यहाँ से इधर जाने की वजह से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉइंट्स अब इस सेंटर से दूर हो गए और ऑटोमेटिकली इस सेंटर के ज़्यादा करीब हो गए। और इसके ज़्यादा करीब होने की वजह से अब उनकी एसोसिएशन इस क्लस्टर में चली गई है, यानी इस फोर्थ क्लस्टर के अंदर भी अब कुछ कुछ पॉइंट्स आ गए हैं और ये अब हेल्प करेंगे इस सेंटर को अपडेट होने के लिए। तो अगली आइट्रेशन में अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि अब आपने दोबारा से जब एसोसिएशंस कंप्यूट की और सेंटर्स को अपडेट किया तो ये जो सेंटर है ये अब आप देखें कि ये शिफ्ट हो चुका है, अपनी जगह चेंज कर चुका है। इसी तरह से मज़ीद कुछ आइट्रेशंस जब आप रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऊपर इधर जाना शुरू हो गया है। इसने सारे का सारा ये वाला जो एरिया है इस पॉइंट ने अपने साथ अटैच कर लिया है। इसने भी एक पूरे का पूरा रीजन जो है उसको कवर कर लिया है इसने भी तकरीबन। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है जो अभी सही सही क्लस्टर नहीं हो रहा, असूलन इसको इसमें जाना चाहिए, लेकिन ये सेंटर पॉइंट जो है ये अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे कहीं सेंटर में नहीं पहुँच सका। अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी इसको एसोसिएट हो जाएगा। तो अगर हम एक आइट्रेशन और रन करते हैं तो अब आप देखिए कि वो पॉइंट जो यहाँ पे था वो भी अब इसमें आ चुका है। अब मज़ीद अगर आप आइट्रेशन रन करेंगे तो ये कन्वर्ज हो चुका है और सेंटर्स अपनी पोजीशन अपडेट करना अब छोड़ देंगे और ये फाइनली हमारे पास आइडियल, बड़ी आइडियल क्लस्टरिंग हमें मिल गई जो हमें नज़र भी आ रही है, जिसको हम विजुलाइज़ भी कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 फीचर्स हैं फिर तो हम शायद उसे विजुलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोर देन 2 फीचर्स हों या 3 तो फिर आप उन्हें विजुलाइज़ नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल तो हम एक ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें उसे विजुलाइज़ करके हम देख पा रहे हैं कि हाँ जो एक जैसे पॉइंट्स हैं वो एक ही क्लस्टर में चले गए हैं और ये एक बड़ी आइडियल क्लस्टरिंग है इन दिस केस।
देयर इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल जिस या एप्लीकेशन जहाँ पे क्लस्टरिंग को यूज़ किया गया है फॉर इमेज कलर क्वांटाइजेशन, कि अगर आपकी पहले जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा कलर्स के साथ बनी हुई है और आप उसको फ्यूअर कलर्स के साथ, आप कम कलर्स के साथ बनाना चाहते हैं, तो इसे हम कलर क्वांटाइजेशन कह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस फिगर को देखें तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक RGB पिक्चर है जिसमें 3 चैनल्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इसके अंदर अगर आपको पता हो कि आप जानते हैं कि एक चैनल में की जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में 256 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो रेड चैनल की हो सकती हैं, इसी तरह से ग्रीन की और फिर ब्लू की। तो अगर हम इसको टोटल पॉसिबल कलर्स बनाएं तो वो होंगे 256 इंटू 256 इंटू 256। तो यानी इन अदर वर्ड्स 256 पावर 3 पॉसिबल कलर्स हैं जो कि इस इमेज के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी, बट हम चाह रहे हैं कि हम इसको कम नंबर ऑफ़ कलर्स के साथ जो है वो बनाएं। तो उसके लिए हम क्लस्टरिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इस एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे। अच्छा, इसमें पहले मैं थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनली 37,859 कलर्स के साथ ये इमेज बनी हुई थी। जब आपने क्लस्टरिंग को यूज़ किया और आपने उसमें जब कलर्स या के की तादाद 2 रखी, 2 कलर्स यूज़ किए, तो फिर इमेज कुछ इस तरह की थी। जब आपने उसमें के की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करके 10 कर दी तो कंपैरेटिवली इमेज इज़ बेटर, लेकिन वो ओरिजिनल इमेज जो है वो अभी भी काफ़ी उससे फ़र्क है उसके साथ। लेकिन आपने थोड़ा सा नंबर ऑफ़ कलर्स जो है वो इंक्रीज़ किए, यानी 15 सेंटर्स के साथ के मीन्स एल्गोरिदम को यूज़ किया, तो अब आपके पास जो इमेज है वो काफ़ी बेहतर है। बट अभी भी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल इमेज एंड दिस न्यू इमेज। और अगर आप इसमें जो कलर्स हैं उनको रख देते हैं 20, तो अब आप काफ़ी बेहतर एक इमेज आपको नज़र आ रही है। ऑल दो के अभी भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क है ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मैसेज है उस इमेज का बड़े अच्छे से डिलीवर हो रहा है। और कहाँ 37,859 कलर्स और कहाँ आपके पास जस्ट 20 कलर्स के साथ आप वो इमेज बना रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर पहले एक चैनल की जो वैल्यू थी उसको स्टोर करने के लिए आपको 256 के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड थी, तो आप जानते हैं कि 20 कलर्स के लिए या इवन 32 तक के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए 5 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो ये भी एक कह लीजिए कि काफ़ी इसके साथ इमेज के साइज़ में हमें फ़र्क नज़र आएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने के की वैल्यू रखी है 2, ठीक है, अगर आपने के की वैल्यू 2 रखी है तो आप 2 सेंटर्स बनाएंगे, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। ठीक है जी। और जो सेंटर 1 है उसकी सॉरी, एक चीज़ मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कह दिया कि जी वो नंबर ऑफ़ बिट्स वाली बात, वो थोड़ी सी उस पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें एक गलती है, वो बाद में मैं करेक्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसको देखते हैं कि 2 सेंटर्स बनाने हैं, तो आप रैंडमली कोई एक कलर RGB वैल्यू रख दें। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी रेड चैनल की वैल्यू 100 होगी, ग्रीन चैनल की वैल्यू जो है 150 होगी, और जो ब्लू चैनल है उसकी वैल्यू 17 होगी। ये आपका पहला सेंटर बन गया। दूसरा सेंटर आपने कहा जी कि उसमें 50 होगा रेड चैनल, जो ग्रीन है वो होगा 170 और 200 होगा जी ब्लू। ये आपने 2 चैनल ले लिए या 2 सेंटर ले लिए। अब आपके पास जो इमेज का डेटा सेट है, यानी जो आपके पास इस जो इमेज के अंदर जो पिक्सेल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपके पास होंगी। यानी फ़र्ज़ करें आपका डेटा सेट क्या होगा, उसमें R, G और B ये वैल्यूज़ होंगी। ये आपका डेटा सेट है जिसमें पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3 और इस तरह से अगर आपके पास कोई, अगर ये इमेज का साइज़ आप देखें तो मुझे जो नज़र आ रहा है ये
ये शायद तकरीबन 325 ज़रब, इसमें 325 ज़रब तकरीबन मे बी 225 है। तो अगर आप 325 को 225 से ज़रब दें तो तकरीब जो भी जवाब आएगा, इतने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं इस इमेज के अंदर। तो हर पिक्सल की एक RGB वैल्यू होगी, तो वो सारे के सारे जो पिक्सल्स हैं वो आपने यहाँ पे आपके पास, यानी अगर ये 325 इंटू 225 इतने पिक्सल हैं एक इमेज में, तो इतने टोटल पिक्सल्स हैं। हर पिक्सल की कोई RGB वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू यहाँ पे आप लिख देंगे। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अब आपने क्या करना है, अब आपका ये डेटा सेट बन गया। अब आपने वही डिस्टेंस निकालने हैं और फिर आपने इंडिकेटर वेक्टर्स निकालने हैं। और वो कैसे निकालने हैं कि अब आपने जो सेंटर्स हैं उनसे हर पिक्सल का डिस्टेंस लेना है और फिर इंडिकेटर वेक्टर्स कंप्यूट करने हैं, फिर सेंटर्स अपडेट करते हैं और ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी। जब ये प्रोसेस रुकेगा उस वक़्त कुछ पिक्सल्स सेंटर 1 को बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ पिक्सल्स सेंटर 2 को बिलोंग कर रहे होंगे। जो सेंटर 1 का कलर बनेगा वो आप जो सेंटर 1 का कलर बनेगा वो आप उन सारे पिक्सल्स को दे देंगे जो सेंटर 1 को बिलोंग कर रहे होंगे। और जो आपका पिक्सल 2 का कलर बनेगा वो आप कलर जो है उन सारे पिक्सल्स को दे देंगे जो सेंटर 2 को बिलोंग कर रहे होंगे। तो आपकी इमेज सिर्फ 2 कलर से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो लिहाजा हर पिक्सल वैल्यू स्टोर करने के लिए अब आपके पास एक बिट इनफ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना साइज़ रिड्यूस हो जाएगा अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसी तरह से अगर आप के की वैल्यू 10 रखते हैं तो अब आपके पास 10 क्लस्टर्स हैं। 10 क्लस्टर्स को एट दी एंड डिफरेंट पिक्सल जो है वो एक क्लस्टर को होंगे, कुछ दूसरे को होंगे असाइन। तो आखिर में जब ये प्रोसेस रुकेगा तो जो पिक्सल जिस क्लस्टर को असाइंड होगा वो कलर आप उस पिक्सल को दे देंगे। तो यूँ आप इस कलर क्वांटाइजेशन की जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लस्टरिंग। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी, ये भी तकरीबन उससे एक मिलती जुलती एग्जांपल है। इस इमेज को भी लिया गया और उस पर भी डिफरेंट नंबर ऑफ़ जब के की वैल्यूज़ को रख के जब ट्राई किया गया तो ये रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। तो लिहाजा ये के मींस एल्गोरिदम के रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप कोई और क्लस्टरिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँ, ज़्यादा अच्छे कलर्स चूज़ कर ले वो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इससे ज़्यादा बुरे हो जाएँ। तो बहरहाल ये कुछ केस स्टडीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, के मीन्स फॉर नॉन सेपरेटेड क्लस्टर्स। तो अभी ये जो क्लस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो डेटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें तो क्लस्टर्स बड़े सेपरेटेड हैं और इस पे तो के मीन्स जो है वो, अच्छा, के मीन्स हाईली डिपेंड करता है अपनी इनिशियल वैल्यूज़ पे, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो मतलब दो क्लस्टर्स जो हैं वो एक में मर्ज हो जाएं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो उनको लहदा भी दिखा दे। डिपेंड करता है कि आप इनिशियल वैल्यूज़ के जो आपने क्लस्टर्स को दी हैं वो कितनी अच्छी मिली थी। तो ये तो सेपरेटेड क्लस्टर्स हैं। बाज़ ऐसा डेटा होता है जो बड़ा एक दूसरे के साथ मिक्स्ड किस्म का हो सकता है। ये टी शर्ट साइजिंग का डेटा है, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसमें स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज के कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये स्मॉल टी शर्ट के हैं या स्मॉल पैटर्न के हैं, और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डेटा पॉइंट्स हैं इन्हें आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मीडियम साइज़ टी शर्ट्स के हैं, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा पॉइंट्स हैं ये लार्ज टी शर्ट साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो के मीन्स और इस तरह का डेटा बज़ाहिर हमें उनमें डिवीज़न नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही एक क्लस्टर का जहाँ पे पॉइंट्स हैं ख़त्म हो रहे हैं दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी के मीन्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाता है यूजुअली, कि अगर आपका डेटा नॉन सेपरेटेड है और उस पर आप के मीन्स यूज़ करते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यानी आपको पता है कि 3 साइजेज़ हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आप 3 क्लस्टर्स बनाएं और 3 क्लस्टर्स को इसके ऊपर रन करें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो इन तीनों को बड़े अच्छे तरीके से क्लस्टरिंग करके आपको दे दे।
तो नॉन सेपरेटेड क्लस्टर्स पर भी इसकी अच्छा ये ओके, ये स्लाइड मैं इसको ख़त्म नहीं कर सका। ये बेसिकली वही 2 स्टेप्स हैं, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा ये अगर आप देखें कि रैंडम इनिशियलाइजेशन की बात हो रही है, तो एक तो ये है कि जैसे हमने पहले देखा कि आप अपने डेटा पॉइंट्स को, जो सेंटर्स हैं उनको रैंडमली इनिशियलाइज कर दें। दूसरा ये है कि आप अपने जो डेटा पॉइंट्स हैं या जो इस वक्त सैम्पल्स हैं उन्हीं में से किसी को सेंटर के तौर पर सिलेक्ट कर लो। ऐसा भी पॉसिबल है कि यानी उन्हीं में से आप किसी को सेंटर बना दो। फ़र्ज़ करें आप रेंडमली इनिशियलाइज़ करते हैं, तो आप कहते हैं जी कि इन 10 में से कोई एक पॉइंट सेंटर 1 बन जाए, तो सपोज़ ये बन गया, ये सेंटर 1 बन गया। और आप कहते हैं कि कोई एक और सेंटर 2 बन जाए, तो सपोज़ ये बन गया। ठीक है जी। तो इस तरह से बड़ा आइडियल किस्म की ये एक आपको इनिशियलाइजेशन मिल गई, और ऑटोमेटिकली ये एक क्लस्टर बनेगा फिर इस केस में, और ये जो है ये एक दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। तो इन डेटा पॉइंट्स को भी आप इनिशियल सेंटर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डेटा पॉइंट्स रैंडमली सिलेक्ट करके। और ऐसा भी पॉसिबल है, फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि ये सेंटर 1 के तौर पर सिलेक्ट हो जाए और ये सेंटर 2 के तौर पर सिलेक्ट हो जाए। ठीक है जी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फिर इन दैट केस जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरह के आएंगे, वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो किस तरह के आएंगे वो डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिकली ये सेंटर जो है ये इधर शिफ्ट होता होता यहाँ पहुँच जाए और ये सही क्लस्टरिंग कर दे, और ऐसा भी मुमकिन है कि कहीं पर ये एक अच्छी क्लस्टरिंग आपको ना दे रहा हो, एक क्लस्टर बहुत ज़्यादा बड़ा कर दे जिसमें एक सारे पॉइंट्स एक तरफ के और कुछ पॉइंट्स दूसरी तरफ से आ जाएं, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के अंदर 2 क्लस्टर्स, वो दूसरा डेटा पॉइंट जो है वो उस सेंटर जो है वो उधर बैलेंस हो जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो लिहाजा के मीन्स हमेशा गारंटी तो नहीं करता कि आपको आइडियल या परफेक्ट क्लस्टरिंग देगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं अपने सेंटर्स को। आप रैंडम वैल्यू से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, आप उनको अपने डेटा पॉइंट्स में से ही पॉइंट्स सेलेक्ट करके उनसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक डेटा पॉइंट अगर आपने सेलेक्ट किया है फॉर सेंटर, उसको सेंटर बनाने के लिए, तो आप एक दूसरा पॉइंट वो सिलेक्ट करें जो उससे फासले पर हो। ये नहीं कि उसके करीब से ही एक और डेटा पॉइंट, जैसे कि मैं दूसरे केस में बता रहा हूँ, उसको यूज़ कर लें फॉर सेकंड सेंटर। कोशिश करें कि वो एक डिस्टेंट, एक ख़ास हद तक वो एक दूर एक फासले पर हो जिसको आप सेंटर के तौर पर फिर यूज़ करें, ताकि आपको उससे बेटर जो हैं वो रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो ये जो इनिशियलाइज़ करने की जो टेक्निक्स हैं ये काफ़ी सारी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लोकल ऑप्टिमा जो है इसकी भी इधर मौजूदगी या इसके भी इधर चांसेस हैं कि जो लोकल ऑप्टिमा है उसमें भी ये स्टक हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें लोकल ऑप्टिमा कुछ इस तरह का हो सकता है कि आपको वो आइडियल क्लस्टरिंग ना मिल रही हो, जहाँ पे वो जो एरर है वो कोई तकरीबन तकरीबन जाके वो सॉल्यूशन कन्वर्ज कर जाए, क्लस्टर अपनी पोजीशन चेंज करना बंद कर दें, लेकिन वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे एक कह लें कि सेंटर, एक क्लस्टर के अंदर काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आ जाएं, काफ़ी सारा एरिया कवर हो जाए, और एक दूसरे के अंदर बहुत ही कम डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हों, लेकिन क्लस्टर जो सॉल्यूशंस हैं वो कन्वर्ज कर जाएं और मज़ीद क्लस्टर जो हैं वो अपडेट होना बंद कर दें। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो एक लोकल ऑप्टिमा में या लोकल ऑप्टिमम में स्टक हो गए। ये तो आइडियल है कि अगर ऐसा हो कि आपके पास 3 क्लस्टर्स रिक्वायर्ड हों और तीनों अपने आइडियल कह लें कि फॉर्म में मिल जाएं, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब ये सॉल्यूशन कन्वर्ज करे तो आपके पास एक जो क्लस्टर है वो तो ये बन जाए काफ़ी बड़ा, ठीक है जी, और जो दूसरा क्लस्टर है वो ये बने, और जो तीसरा क्लस्टर है वो ये बने। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोई बड़ी अच्छी क्लस्टरिंग नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लोकल ऑप्टिमम में स्टक होने की वजह से हो सकता है। ये एक इंडिकेशन है इस बात की कि आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज तो किया है लेकिन वो किसी लोकल ऑप्टिमम में कन्वर्ज कर गया, और ये हेविली डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ सेंट्रॉइड्स क्या ली थी।
देयर इज़ अनदर एग्जांपल, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि एक क्लस्टर ये कन्वर्जेंस के ऊपर आपको मिल गया, ठीक है जी, एक दूसरा क्लस्टर जो है वो ये मिल गया और इसके साथ कोई भी असाइन नहीं हुआ। ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये भी एक लोकल ऑप्टिमम की निशानी है कि जो तीसरा है सेंटर उसके साथ कोई भी एसोसिएटेड नहीं है, वो खाली क्लस्टर बना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो एक तरीका फिर ये है कि आप कह लें कि मल्टीपल टाइम्स आप के मीन्स एल्गोरिदम रन करें, क्योंकि हो सकता है कि एक दफ़ा रैंडम इनिशियलाइजेशन बुरी हो और उसके अगेंस्ट जो आपको रिजल्ट्स मिलें वो इतने अच्छे ना मिले, फिर दोबारा रन करें विद रैंडम इनिशियलाइजेशन, फिर दोबारा करें। तो अगर आप 10 बार 15 बार करते हैं और वो जब जब कन्वर्ज करता है और तब तब आप उसका जो डिस्टॉर्शन जिसे आप कह लें कि एरर फंक्शन है उसे जब आप कंप्यूट करते हैं, उस एरर फंक्शन को जो है वो आप कंपेयर करके देख लें कि किस में वो कम है और किस में ज़्यादा है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक ये क्लस्टर आया और एक क्लस्टर ये आया, इसमें भी कोई डेटा पॉइंट्स हैं और इसमें भी डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो आप डिस्टॉर्शन या कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसका ये तरीका है कि आप डेटा पॉइंट्स का, यानी हर क्लस्टर के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके अपने क्लस्टर से जो डिस्टेंस है वो निकालें। ये डिस्टेंस निकाला, ये निकाला, यूक्लिडियन यूज़ कर लें, मैनहट्टन यूज़ कर लें, सारे डिस्टेंस निकालें। जो डिस्टेंस आया क्लस्टर 1 का जमा दूसरे क्लस्टर का भी वो डिस्टेंस निकालें। तो आप ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो जमा कर लें और जो ये आपको पता चलेगा कि ये कितने कह लें कि एक वैलिड या कितना अच्छी क्लस्टरिंग है। फिर आप एक बार और के मीन्स रन करें जहाँ पे वो क्लस्टर बन जाएं, उनके डिस्टेंसेस कंप्यूट करें, उसका एक एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस निकाल लें, फिर एक बार और के मीन्स रन करें। तो जिसमें आपको सबसे बेस्ट या कम मिनिमाइज्ड कॉस्ट फंक्शन जो है या आपका जो मिनिमम डिस्टेंस मिले उसको आप फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो इसे इनिशियलाइज़ करें, मल्टीपल टाइम्स के मीन्स रन करें और उनमें से जो सबसे बेस्ट आपके पास रिज़ल्ट आए थे उसको आप यूज़ कर लें। पिक क्लस्टरिंग दैट गेव लोएस्ट कॉस्ट, जिसने सबसे कम कॉस्ट आपको दी उस क्लस्टरिंग को आप पिक करें और उसे आप यूज़ कर लें। अच्छा जी, व्हाट इज़ द राइट वैल्यू ऑफ के, ये कैसे पता चलेगा कि के की वैल्यू जो है वो आपने क्या रखनी है। इसके लिए भी आप मल्टीपल के वैल्यूज़ जो हैं उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और के की वैल्यूज़ जो है वो मतलब पहले 2 रख के उसके साथ करके देख लें, एरर वगैरह जो है वो आप कंप्यूट कर लें, या इसी तरीके से आप फिर 3 रख के देख लें, 4 रख के देख लें। तो जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट या मिनिमम एरर मिले वहाँ पे उस के वैल्यू को आप चूज़ कर लें। यानी के भी उसी तरह से ट्यून कर लें जिस तरह कभी मॉडल सिलेक्शन में आपने किया था कि मल्टीपल के वैल्यूज़ रख के सबके साथ एरर निकालें, जिस पर मिनिमम एरर है उस के को यूज़ कर लें। इसी तरह से हमने इनिशियलाइज़ करने के लिए भी कहा कि हमने मल्टीपल टाइम इनिशियलाइज़ किया और जहाँ पे हमें सबसे कम एरर मिला है उसको हम फिर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक हमारे पास जो टेक्निक है जिसे एल्बो मेथड कहते हैं। एल्बो मेथड ये है कि आपके पास जो एरर है नंबर ऑफ़ क्लस्टर बढ़ाने से कम होता जा रहा है और फिर एक जगह पे जाके स्टेबल हो रहा है। तो जहाँ पे वो आपको एक सडन चेंज मिले वो के नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स जो हैं वो आप यूज़ कर लें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखें कि जब आपने क्लस्टर 1 रखा तो आपको एरर ये मिल रहा था, ठीक है जी। यानी अगर आप इसको देखें तो ये एरर था जब आपने क्लस्टर 1 रखा। जब आपने 2 क्लस्टर किए तो एरर जो है वो आपके पास ये आया। जब आपने 3 क्लस्टर्स रखे और दोबारा के मीन्स चलाया तो एरर निकालने पर आखिर में वो ये आया। फिर उसके बाद 4 क्लस्टर्स पर आपको ये एरर मिला, 5 क्लस्टर्स पर ये एरर मिला। यूँ आपके पास क्लस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और एरर यूँ आपको नज़र आ रहा है। तो ये वो पॉइंट है जिसको एल्बो कहा जा रहा है, जिसके बाद तकरीबन एरर में रिडक्शन जो है या कमी आना जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो लिहाजा
ये 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स वो पॉइंट है जहाँ पे हम इसे कह लें कि स्टॉप करके हम कह सकते हैं कि हम 3K की वैल्यूज़ के साथ चलेंगे। बट समटाइम्स आपके पास वो एल्बो नहीं बन रही होती, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मैनुअली देख सकते हैं कि ओके वो आप यहाँ रोक सकते हैं या यहाँ पे रोक सकते हैं। तो बहरहाल अगर आपके पास अगर एल्बो बन रही है तो फिर वहाँ पे तो कम से कम आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये वो पॉइंट है कि अगर मज़ीद आपने यहाँ पे केस बढ़ाए तो उससे मज़ीद एरर जो है वो उसमें कोई ख़ास कमी नहीं होगी। तो लिहाजा दैट नंबर ऑफ़ के जो है वो